हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 5 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 5 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले रिवीजन करेंगे जैसा कि डेली ही करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि चर्चे में रहा जो डोनी पोलो एयरपोर्ट है, ये कहाँ स्थित हो जाएगा? पूर्वोत्तर भारत का जो राज्य है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में। किस संगठन ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी के तौर पर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। इसका नाम है फाल्कन हैवी। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, इनके द्वारा जो पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन यूएई शारजाह में किया जा रहा है। अभी हाल ही में चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मिंगटियन लॉन्च किया है। अभी हाल ही में जो सूर्य कुमार यादव है, SKY स्काई, ये दुनिया के नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गए हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा और IBA के इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से अतुल कुमार गोयल बने हैं। ये सभी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कल पढ़ा दिए थे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व जो अमेरिकी किस देश ने है, किस देश के नहीं है, माफ कीजिएगा, किस देश ने पूर्व अमेरिकी सीनेटर जिनका नाम एडवर्ड M कैनेडी है, कैनेडी था, इन्हें मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रिसेंटली बांग्लादेश ने पूर्व अमेरिकी सीनेटर को M कैनेडी, इन्हें प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया है। क्यों किया है? क्योंकि बांग्लादेश की मुक्ति में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। मतलब कि देखिए, इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुआ था 1971 में, इसी के बाद से एक नए राष्ट्र का उदय हुआ जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ना इन्होंने निर्दोषी बंगाली लोगों पर पाकिस्तान के द्वारा जो नरसंहार किया जा रहा था, इसके खिलाफ एक साहसिक कदम उठाया था। तो इनके बाद, मतलब अब ये तो निधन हो चुका है इनका, तो इनके जो बेटे हैं, इनके बेटे के द्वारा इनके बिहाफ पर ये जो अवार्ड है ये रिसीव किया गया है। एडवर्ड M टेड कैनेडी जूनियर ने ये अवार्ड रिसीव किया है। बांग्लादेश की यदि मैं बात करूं तो इसकी जो कैपिटल हो जाएगी ये हो जाएगी ढाका, करेंसी हो जाएगी टका, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे शेख हसीना, जो कि अभी 4 दिन के भारत के दौरे पर थी। और 4 दिन के भारत के दौरे में एक ऐतिहासिक समझौता कुशियारा रिवर पर हुआ था। 25 वर्षों में ऐसा पहला ऐतिहासिक समझौता कुशियारा नदी के पानी को लेकर के किया गया था। ठीक है, और आप क्या रिलेट कर सकते हो? संप्रति एक्सरसाइज, जो कि दोनों देश के बीच होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। अच्छा, बांग्लादेश के संस्थापक किसे माना जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को। और इन्हीं के नाम पर यूनेस्को ने एक नया अवार्ड देने की घोषणा की है। इसके अलावा यहीं पास ना चट्टोग्राम पोर्ट है, इसके इस्तेमाल को लेकर के अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में सहमति भी बनी है। पुलित्जर पुरस्कार अभी जो रहा था ना 2022 वाला, तो ये बांग्लादेश की फहमीदा अजीम ने ही जीता था। ये हो गए बांग्लादेश के फैक्ट। अदर ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है? भारत रत्न। ये आप लोगों को मालूम है। लता मंगेशकर जी, जिनका पिछले साल निधन हुआ, इन्हें कब मिला था भारत रत्न? 2001 में। ये एग्जाम का पार्ट बन चुका है। फिर भारत का जो दूसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्म विभूषण है। अभी सिंजो अबे, जो कि जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, गोली मार करके हत्या कर दी गई, तो ना इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इससे सम्मानित किया गया। फिर चीजों को मैं थोड़ा सा व्यवस्थित लिखूं तो आपको समझ में आए। भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, और इसके बाद होता है पद्म भूषण। पद्म भूषण से देखिए मरणोपरांत तरुण गोगोई और रामविलास पासवान, इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और पद्मश्री में तो 100 से ज्यादा लोगों को सम्मानित, लगभग 102 लोगों को, चौथा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्मश्री ये दिया जाना है। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान का जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, क्या नाम है इसका? हालांकि अवार्ड का नाम नहीं याद रखना है कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा, बस ऐसे ही बता रही हूँ कि इसका जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है हिलाल ए पाकिस्तान। इससे रिसेंटली बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है, इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्य उत्सव का आयोजन किया गया? अच्छा, 1 नवंबर को कौन कौन से राज्य हैं जो कि अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, केरल है, और
कर्नाटक है। आप लोग कह रहे थे कि मैंने ये क्वेश्चन ऐड नहीं किया, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि इतने सारे राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो मैं किसका-किसका ऐड करूँ? एक काम कर लेते हैं, हर दिन 2 स्टेट को हम डिस्कस कर लेंगे, उसकी स्थापना से रिलेटेड और जो भी जीके का फैक्ट, करंट का फैक्ट है उस स्टेट का हम 2-2 करके कवर कर लेंगे। कल से ही शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नवंबर को स्थापना दिवस भले ही मना लिया गया, हमें तो फैक्ट बस डिस्कस करने हैं, तो वो हो जाएगा। रिसेंटली ना छत्तीसगढ़ में जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्य उत्सव का आयोजन किया गया है। तो ना अभी क्या है कि यहाँ ना नृत्य महोत्सव को बहिष्कार करने का भी आरोप क्या घोषणा की गई थी। मतलब इस पर आरोप लगाया जा रहा था कि कांग्रेस सरकार है जो जनजातियों के आरक्षण और अधिकारियों की रक्षा करने में विफल रही है, और फिर बहुत ज्यादा विवादित ये मुद्दा रहा था और ये चर्चे में भी आया था। तो ये जनजातीय नृत्य महोत्सव राज्योत्सव कहाँ, छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो जाएगी। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल हो जाएंगे। राज्यपाल यहाँ की हो जाएंगी अनुसुईया उइके। नेशनल पार्क में इंदिरा, कांगेर, गुरु घासीदास अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के चलिए मैं कुछ करंट के फैक्ट बताती हूँ आप लोगों को, जो कि हम लोगों ने हाल ही के दिनों में पढ़ा था। मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। अच्छा, अंबिकापुर ना, इसकी लोकेशन यहाँ है। भारत का पहला ई गार्बेज कैफे यहीं ओपन किया गया है। कांकेर, ये करंट का सवाल बना था। कांकेर की लोकेशन ये आप देख रहे हो। कांकेर में क्या उद्घाटन किया गया है? देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है। मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड कराने वाला जो राज्य है ये मध्य प्रदेश, सॉरी, छत्तीसगढ़ ही है। काला घोड़ा कला फेस्टिवल, देखिए अब जिस हिसाब से क्वेश्चन है उसी हिसाब से मिलते जुलते ऑप्शन हम रखेंगे ताकि कुछ रिलेट करके मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता सकूं। तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया जाता है। हरियाणा में हाल ही के दिनों में करंट से हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सफारी पार्क है ये हरियाणा में बनेगा। कहाँ? तो गुरुग्राम में। केरल में नेहरू बोट रेस, नेहरू बोट रेस का आयोजन कहाँ होता है? केरल में होता है। अगला प्रश्न है आईसीसी, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक दर्ज करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रिसेंटली ये बन गए हैं विराट कोहली। कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 3 मौकों पर 3 या इससे अधिक अर्धशतक बनाए हैं, तो ये हैट्रिक ही कहेंगे। 2014, 2016 और 2022 में 3 से अधिक अर्धशतक यानी कि मोर देन 50 इन्होंने लगाए हैं। अभी टी20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। किसकी अगुवाई में? मतलब कि भारत की तरफ से कौन कैप्टन है? रोहित शर्मा कैप्टन है। ये 8वां आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप है जो कि 13 नवंबर तक चलना है। ठीक है। 2020 का था, कोरोना महामारी के कारण ये अब पोस्टपोन्ड होके अब हो रहा है। रोहित शर्मा मैंने बता ही दिया कैप्टन है। आर अश्विन आईपीएल के इतिहास में पहले रिटायर्ड आउट खिलाड़ी बने हैं। मतलब रिटायर्ड आउट किसे कहते हैं कि ये बिना अपोजिट टीम को बताए या बिना अंपायर को कोई मतलब क्लू दिए ये क्रिकेट ग्राउंड से बाहर चले जाएं। सूर्य कुमार यादव, कल ही इसका इनका एक फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज कौन? सूर्य कुमार यादव। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोइंग किसकी है पूरे एशिया में? तो विराट कोहली की है। अगला प्रश्न, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए, यायर लैपिड और इसाक हर्जोग तो प्रेसिडेंट मैंने बताया था आप लोगों को। यायर लैपिड, नेफ्ताली बेनेट बने थे, इसके बाद फिर यायर लैपिड के पास ये प्रभार आ गया था। हम्म। तो इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व में क्यों कह रही हूँ क्योंकि ना 2021 में ये पद से हट गए थे। इसके बाद फिर नई सरकार में क्यों ही कहूँ, मैंने आपको कई बार बताया कि इजराइल की ना बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। इसकी पॉपुलेशन की मैं बात करूँ तो ये 1 करोड़ भी नहीं है, 95-96 लाख के आसपास आबादी है। और यहाँ ना कभी भी बहुमत नहीं बन पाता है। कभी भी जो पार्टी जीतती है तो ये किसी और पार्टी का सपोर्ट लेकर के मतलब लेती है, अपना बहुमत की सरकार बनाती है। मतलब पूरा एक हम कहें कि जैसे भारत में हम कहें कांग्रेस और बीजेपी,
दो, मान लीजिए दो प्रमुख पार्टी हैं, तो यहाँ पर भी 2-4 पार्टियाँ ऐसी हैं जो कि चुनाव में खड़े तो होती हैं लेकिन पूर्ण बहुमत ना नहीं मिल पाता है। दूसरे अन्य विपक्षी टीम नहीं कहूँगी, विपक्षी पार्टी का सहयोग लेकर के यहाँ सरकारें बनती थी और ये सिलसिला अभी से नहीं काफ़ी समय से चला आ रहा है। ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है ना, यहाँ 15 वर्षों में 5 बार यहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं ये इज़राइल के। इज़राइल की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से सीमा साझा कर रहा है। इंडिया के नक्शे से यदि आप देखें तो पहले आप बाबे मंडल जाएंगे, गल्फ ऑफ आडेन, रेड सी यानी कि लाल सागर क्रॉस करते हुए यहाँ स्वेज कैनाल जैसे क्रॉस करोगे तो ये आ जाता है इज़राइल, जिसकी कैपिटल हो जाएगी यरूशलेम, करेंसी इज़राइली न्यू शेकल हो जाएगी। और देखिए बेंजामिन नेतन्याहू तो जीत गए हैं, इससे सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? दुख होगा फिलिस्तीनियों को, क्योंकि आप लोगों को याद है इसराइल और फिलिस्तीन का जो वॉर चल रहा था, अलग सा मस्जिद जो कि यरूशलेम में है, इसके कारण। बहुत पुरानी न्यूज नहीं हुई है, यदि आप करंट से अपडेट रहते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा। 17 महीने के बाद, मतलब उस मुद्दे के बाद 17 महीने बाद वापसी अब किसकी हो रही? बेंजामिन नेतन्याहू की। क्योंकि उस समय ना जो फिलिस्तीन के, देखिए फिलीपींस दूसरी कंट्री है, ये इंडिया के उधर है, इंडोनेशिया नहीं, ये आपका थाईलैंड वाले क्षेत्र में आ जाएगा। तो ना क्या मैं बता रही थी, हाँ, उस समय फिलिस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर थे बड़े खुश थे जब बेंजामिन नेतन्याहू ये पद से हट रहे थे। क्योंकि खुश इसलिए थे क्योंकि इनका कहना था कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो सिचुएशन चली आ रही है, जो बुरा दौर है, ये खत्म होने जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू के दोबारा शासन में आने से इनकी तो शामत आ जानी, कि इनकी फिलिस्तीनियों की, क्योंकि ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है ना, ये खुले तौर पर फिलिस्तीनी विरोधी जो कट्टरपंथी हैं इनका सपोर्ट करते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के जीतने के बाद फिलिस्तीनियों को रोकने के लिए जो दीवार बन रही थी ना, इसका काम आगे चालू हो जाएगा। एलिजाबेथ बोर्न नाम ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, ये फ्रांस की दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाई गई हैं, ये मैंने आपको बताया भी था। अच्छा, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यदि आप रिलेट कर सको इसराइल को, सी डोम और आयरन डोम एक डिफेंस सिस्टम है, इसका ट्रायल किसने किया था? तो इसराइल ने ही किया था। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट योजना से रिलेटेड, लाडली लक्ष्मी योजना, इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की है। हालांकि लाडली लक्ष्मी योजना का जो पहला एडिशन था 2007 में शुरू किया गया था, लड़कियों को मौद्रिक लाभ यानी कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि इन्हें एक अच्छी शिक्षा मिल सके। इसका मेन पर्पस है कि बालिकाओं के जन्म के प्रति, समाज के प्रति दृष्टिकोण बदलना है। जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, जो कि ऐसा मानते हैं कि परिवार तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसमें कोई लड़का ना आ जाए, तो ये जो भावना है इसे समाप्त करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, इन्हें फाइनेंशियली हेल्प करती है सरकार, ताकि जिस भी परिवार में लड़की हैं तो उन्हें मतलब बोझ ना लगे इनके पढ़ने के लिए, इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा सके। अभी 2.0 ये जो योजना शुरू की गई है ना, इसमें इस अवसर पर प्रधान प्रधान नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 1500 लाडली लक्ष्मी योजना लाभार्थी लड़कियों के बैंक खातों में 1.85 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, ताकि इन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, प्राप्त करने और एम यहाँ लिख गया, इसे हटा दूंगी मैं। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख वित्तीय सहायता योजना है, जो कि लड़कियों को उच्च शिक्षा और उन्हें स्वतंत्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। मध्य प्रदेश ये भारत का हृदय प्रदेश है, इसे आप टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करूं तो कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, माधव, बांधवगढ़, ये सब यही है। देखिए पेंच ना, ये मध्य प्रदेश में इसका ज्यादा हिस्सा, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र से लगता है। अच्छा, एक और दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये आप जल्द पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ परियोजना है, जिसके बाद से पन्ना टाइगर रिजर्व पानी में समा रहा था, इसलिए एक नया टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश के कुछ करंट के क्वेश्चन बता दूं क्या मैं आप लोगों को? यहाँ की पॉइंट लिख देती हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। एक तो खंडवा, खंडवा की लोकेशन कहाँ है? यही कहीं पर तो थी ये खंडवा है। खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ये बनने जा रहा है। फिर उज्जैन आप रिलेट कर सकते हो, उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है, और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिसेंटली 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का उद्घाटन किया गया। तीसरा आप रिलेट कर पाओगे इंदौर को। इंदौर को हम हमेशा स्वच्छता के मामले में अव्वल पढ़ते हैं।
इंदौर की लोकेशन ये भोपाल के पास कहाँ है इंदौर? मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ये है इंदौर, सबसे सबसे स्वच्छ सिटी हो जाएगी। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश, इसे किस कैटेगरी में चलिए यहाँ हम रिलेट नहीं करेंगे, यहाँ योजना को हम रिलेट कर लेते हैं। लड़कियों के लिए या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ कौन सी योजना चर्चे में थी? महिला सामर्थ्य योजना। बिहार में देखिए लड़कियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सके, लड़कियां इस फील्ड में भी एडमिशन ले, इसलिए बिहार सरकार ने ये फैसला किया कि महिलाओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन में 33% आरक्षण प्रोवाइड कराया जाएगा। और महिलाओं के लिए असम में क्या किया जा रहा है? अरुंधति, जो कि गोल्ड स्कीम है, गरीब परिवार की बेटियों को शादियों पर उनकी 1 तोला सोना प्रोवाइड करा रही है असम गवर्नमेंट। अगला प्रश्न, 4 नवंबर को किस राज्य में बनने वाला सुआलकुची पलासबारी पुल की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है? रिसेंटली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला ये जो पुल है, जो कि असम में सुआलची को पलासबारी से जोड़ेगा, 4,000 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। इसे भी मंजूरी भी मिल चुकी है। इसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रख दी गई है। असम की राजधानी हो जाएगी दिशपुर। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल यहाँ के जगदीश मुखी हो जाएंगे। असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। सैटेलाइट फोन से लैस भारत का पहला जो नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क ही हो जाएगा। दिहंग पटकाई यहाँ का 7वां नेशनल पार्क हो जाएगा। इसके अलावा असम की एक अरुंधति योजना मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सबसे लंबी क्रूज सर्विस की शुरुआत ना बनारस से, बनारस कहाँ? उत्तर प्रदेश, बोगीबिल, ये असम वाला, इसके बीच शुरू की जाएगी 2023 में। 4,000 किलोमीटर की ये लग्जरी क्रूज सर्विस है, जो कि प्रोवाइड अगले साल से की जानी है। गुजरात में अटल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था साबरमती नदी पर। दिल्ली ये यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली क्या चीज का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय का, जिसमें कि भारत के जितने भी पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे उनसे जुड़ी सभी यादें यहाँ स्टोर रहे हैं। झारखंड में वैद्यनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार हो रहा था, इसका उद्घाटन इन्होंने किया। वैद्यनाथ मंदिर ना, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल की ये जो योजना लक्ष्मी भंडार योजना, इसे रिसेंटली स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। तो ममता बनर्जी, जो कि यहाँ की मुख्यमंत्री, इनका ये कहना है कि ये जो सम्मान है उनकी सरकार और राज्य की लगभग 2 करोड़ महिलाओं के लिए, जिन्होंने इस योजना को सशक्त बनाया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राज्यपाल देखिए पहले जगदीश मुखी थे, सॉरी पहले जगदीप धनखड़ थे, लेकिन अब हमारे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो अब जो यहाँ के राज्यपाल है ना, ये ला गणेशन है। ला गणेशन मणिपुर के भी राज्यपाल है, जो कि यहाँ का भी रेशनाचार्य संभाल रहे हैं। क्योंकि भारतीय संविधान का जो 7वां संविधान संशोधन है 1956, इसके तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की मैं बात करूं तो बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, सिंगलीला। सिंगलीला चर्चे में था, क्यों चर्चे में था? क्योंकि यहाँ ना 20 रेड पांडा, लाल पांडा, जो कि यहाँ शिफ्ट किए जा रहे हैं। अब अवार्ड मिलने की बात की जा रही है, तो जल संरक्षण के लिए अवार्ड किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को। एमएसएमई सेक्टर में किसे मिला है? ओडिशा को। और एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण में किसे मिला है? राजस्थान को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन और किस देश ने रशिया के समझौते से हटने के बावजूद काला सागर अनाज सौदे को लागू करने की सहमति व्यक्त की है? ऐसा क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि मैं आपको लोकेशन दिखा सकूं। लोकेशन दिखाने से क्या होगा कि इसमें जो आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, मैपिंग, ये यहाँ से स्ट्रांग होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं तुर्की की। तो संयुक्त राष्ट्र, यूक्रेन और तुर्की ने रशिया जो है इसके समझौते के हटने के बावजूद काला सागर अनाज सौदा लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। तो ये जो काला सागर अनाज पहल है, ये जुलाई के महीने में शुरू की गई थी। ये जो पहल है यूक्रेन से, कहाँ है यूक्रेन? तो ब्लैक सी ये है ना, ब्लैक सी के पास ये जो क्रीमिया है, क्रीमिया के ऊपर में आप देख पा रहे हैं यूक्रेन। तो यूक्रेन से
दुनिया के बाकी हिस्से में जो भी महत्वपूर्ण खाद्य या उर्वरक है इसका निर्यात किया जा सके। तो यूक्रेन को अन्य कंट्रीज में यदि एक्सपोर्ट करना है तो भाई मान लीजिए तुर्की को ही करना है या इन कंट्रीज को करना है, अरेबियन कंट्री को, तो उसे ब्लैक सी तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ये जरूरी बन जाता है। यूक्रेन की कैपिटल हो जाएगी कीव, करेंसी हो जाएगी हर्विनिया। अब ब्लैक सी तो ठीक है, यूक्रेन के बारे में भी हम डिस्कस करते रहते हैं। आज थोड़ा सा हम ना आपकी ज्योग्राफी यहाँ से चेक कर लेते हैं। मतलब कि काफी दिन हो गया यहाँ से मैंने आप लोगों को स्ट्रेट यानी कि जल संधि याद नहीं करवाई है। जल संधि क्या होती है? जहां जल का दो भाग मिले और दो थल भाग अलग हो जाए, वही एक जल संधि बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये पानी वाला हिस्सा है, ये थल आ गया, फिर पानी वाला हिस्सा, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये अजोव सी है, यही डॉन नदी आकर के गिरती है। तो अजोव सी का पानी ये मिल रहा है ब्लैक सी से, मिल रहा है, और यहाँ एक थल भाग अलग हो रहा है और इधर एक थल भाग अलग हो रहा है। तो यहाँ एक स्ट्रेट बनेगा, स्ट्रेट का नाम हो जाएगा कर्च स्ट्रेट। समझ गए? सेम वैसे ही ये ब्लैक सी का पानी यदि आप देखोगे तो यहाँ थोड़ा सा हल्का सा जा करके इस सागर से मिलता है। इस सागर का नाम हो जाएगा मरमरा सागर। मरमरा सागर और ब्लैक सी यानी कि ब्लैक सागर का पानी मिला, तो यहां भी एक स्ट्रेट बनेगा। स्ट्रेट का नाम यहाँ पर है बॉसपोरस स्ट्रेट। इसी बॉसपोरस स्ट्रेट के माध्यम से इधर ना यूरोप वाला क्षेत्र और इधर एशिया वाला क्षेत्र है जो कि ये अलग होता है। और कहने का मतलब है तुर्की तो देखो पूरा इधर हो गया, मरमरा सी की इधर हो गया। तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर है ना इस्तांबुल, ये यूरोप वाले क्षेत्र में आ जाता है। फिर एक और स्टेट याद कर सकते हो, ये मरमरा सी हुआ, फिर ये देखिए ये वो पानी वाला क्षेत्र, ये है एजियन सी। तो इन दोनों का पानी मिला और एशिया यूरोप अलग हुए, तो यहाँ भी एक स्ट्रेट बनेगा, डडली डडनीलीज स्ट्रेट है जो कि यहाँ बनेगा। तीन स्ट्रेट याद कर लीजिए, कर्च, मरमरा, नहीं कर्च, बॉस्पोरस और डडनीज। फिर तीन सी भी याद रख सकते हो, चार सी याद हो गए ना आप लोगों को। एक तो सबसे ऊपर अजोब सी, फिर ब्लैक सी, ब्लैक सी के नीचे मरमरा सी। अरे भाई पटाखे, इतना डिस्टरबेंस नहीं होगा वैसे। थोड़ा सा इसमें भूल गई अब मैं क्या बोल रही थी। रात में 12 बजे तक पटाखे फोड़ रहे हैं, बताओ। मरमरा सी, इसके नीचे फिर एजियन सी, ये सी वाला पोर्शन आपका हो गया। अगला प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा है, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है। किसे हरा, माफ कीजिए, ये जीता है भारत ने। ये फिर मैं गलत बोल दी, ये पटाखों की आवाज ने ना सच में डिस्टर्ब कर दिया। स्पेन ने जीता है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। अच्छा, कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट पूछ रहे थे मैम अंडर 17 क्या है? तो भाई अंडर 17 यानी कि 17 साल के अंदर वाली, तो वुमन है, तो 17 साल के अंदर की महिलाएं हैं, इनके लिए एक प्रतियोगिता जो कि फीफा द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है। फीफा इनके फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में स्थापना हुई, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, ज्ञानी इन्फेनेटो इसके अध्यक्ष हैं। तो ये अक्टूबर के मंथ में आयोजित की गई। फाइनल इसका मुंबई का जो डीवाई पाटिल स्पोर्ट स्टेडियम यहाँ खेला गया। गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन बॉल और गोल्डन ग्लव ये क्रमशः लॉरेन बेंडर, विकी लोपेज और सोफिया फुएंते ने जीता है। स्पेन और यहाँ मोरक्को, मोरक्को ये अफ्रीका में आ जाएगा, यहाँ भी एक स्टेट याद रख सकते हो, जिब्राल्टर स्टेट। अब यहाँ से दो थल भाग तो देख लिया आप लोगों ने, स्पेन और मोरक्को अलग हो रहे हैं। दो जल भाग मिलते हैं, यहाँ मेडिटेरियन सी का पानी और यहाँ अटलांटिक ओशन का पानी। समझ गए हम। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, करेंसी यूरो। भारत ने एशिया कप जीता है वुमन का, एशिया कप मेन का श्रीलंका ने जीता है। वुमेन्स वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। लास्ट यानी कल मैंने आपसे पूछा था भूल भुलैया गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में। आज का सवाल है फीफा 2022 के लिए भारत का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। टेलीग्राम में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए जाइए टेलीग्राम में, सर्च कीजिए मेरा नाम कल्याणी, फिर लिखिए मैम और पीडीएफ, कल्याणी मैम पीडीएफ पे सर्च करेंगे, मेरे चैनल से आप जुड़ पाएंगे। 19,000 से अधिक स्टूडेंट वहां फॉलो कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।